स्वामी सहजानंद सरस्वती जी आज पुण्यतिथि है और पुण्यतिथि के अवसर पर मंच पर भी मेरे अग्रज बैठे हैं और मंच के सामने भी मैं आने से पहले सोच रहा था कि कौन सी बातें होंगी जो आज आप लोगों के साथ में साझा करना। पहली बात तो यही मेरे जहन में आई कि स्वामी जी का जन्म पराधीन भारत में हुआ, लेकिन स्वामी जी ने जब यह शरीर त्यागा वह पूर्ण स्वाधीन गणतंत्र भारत और उस गणतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के नाम से सभी लोग परिचित हैं क्योंकि भारत के पहले राष्ट्रपति हैं। लेकिन मैं यहाँ उनका उल्लेख एक अन्य संदर्भ में करना चाहूँगा कि जब बिहार में किसान महासभा का पहला तो क्रांति अधिवेशन आयोजित किया गया और जिसके सभापति स्वामी सहजानंद सरस्वती चुने हैं। आप लोगों में से बहुतों को मालूम होगा कि सभापति थे स्वामी सहजानंद सरस्वती और उस पहले अधिवेशन के मंत्री थे बाबू श्री कृष्ण सिंह, जो बाद में बिहार के मुख्यमंत्री बने। और सदस्यों की सूची जानकर आप लोग दंग रह जाएंगे। उस अधिवेशन के सदस्यों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। एक दूसरा नाम और बाबू अनुग्रह नारायण सिंह, वो भी बाद में बिहार के मुख्यमंत्री बने। यह बात सिर्फ इसलिए कि स्वामी जी का व्यक्तित्व और स्वामी जी की महत्ता कितनी बढ़ी हुई उस समय के बिहार के किसान आंदोलन के संदर्भ में। अगर स्वामी जी के जीवन को हम देखें तो बेहद ही कुशाग्र और मेधावी विद्यार्थी थे। उन पर अपने समय के बहुत बड़े पंडित राहुल सांकृत्यायन ने लिखा, बहुतों ने लिखा है। मैं यहाँ बस 2-3 बातें आप लोगों से साझा करना चाहता हूँ कि हम जबकि हर वर्ष एक कक्षा पास करते हैं, स्वामी जी ने लगातार 3 वर्ष में 6 कक्षाएं पास की। बाद में बिहार के कई लोगों का बड़ा उल्लेख होता है कि बहुत अच्छे विद्यार्थी थे, कोई मैथमेटिशियन और कई नाम हैं, लेकिन स्वामी जी का इस रूप में, और मैं उल्लेख इसलिए करना चाहता हूं कि अगर स्वामी जी चाहते तो अपने समय में बड़े डिप्टी कलेक्टर हो सकते थे, वकील हो सकते थे, किसी भी बड़े प्रोफेशन में वो जा सकते थे, क्योंकि जिन विषयों पर उनका कमांड था, यहाँ कई लोग बैठे हुए हैं, उनमें एक विषय था गणित जी। जब तक पढ़ते रहे अपनी कक्षा में प्रथम स्थान, यहाँ तक कि बाद में पूरे जिले में बाकी के जो अन्य विषय हैं उसमें एक अंग्रेजी, संस्कृत का बाद में अध्ययन किया। इसलिए कि स्वामी जी के इस पक्ष से लोग कम वास्ता रखते हैं, लेकिन स्वामी जी ने निजी जीवन की जो सफलताएं हैं उन्हें नहीं चुना। उस समय जिस राह पर चले वह राह एक तरह से कहें तो वैयक्तिक मुक्ति की राह, व्यक्तिगत मोक्ष। शुरू में उनका जो रुझान था रामायण,
योग, वेदांत, दर्शन, और इसी की तलाश में जो कि हमारे यहाँ होता है परिवारों में, अगर पता चलता है कि कोई बच्चा वैराग्य की तरफ उस तरफ जा रहा है तो स्वामी जी की शादी करा दी गई थी महज 16 वर्ष की अवस्था में। मैं उस प्रसंग में विस्तार से नहीं जाऊंगा, लेकिन वहाँ एक बात है तो अगर किसी युवक की 16 वर्ष की अवस्था में शादी करा दी जाए और वर्ष भर के भीतर ही पत्नी का देहांत हो जाए, आप समझ सकते हैं कि उसके मन स्थिति पर क्या असर पड़ सकता है। बाद में स्वामी जी की यात्रा के जो 2-3 महत्वपूर्ण मोड़ हैं उनकी तरफ आपका ध्यान दिलाकर अपनी बात करते हैं। यह जो वैयक्तिक मुक्ति की यात्रा थी और इसकी तलाश में स्वामी जी ने लगभग पूरे भारत का भ्रमण किया, और आप पढ़ेंगे तो पाएंगे उस भ्रमण के दौरान लगभग कोई सहयोग नहीं मिलता था। वो और उनके एक साथी थे श्री हरि नारायण पांडे, बाद में उन्हीं की वजह से वो भी संन्यास की तरफ आ गए। इन दोनों ने लगभग बनारस से होते हुए आप समझिए उज्जैन तक, झांसी तक, कहां ये नहीं गए। जाते थे, कहते थे 2 तरुण सन्यासी विराट को टिकने की जगह दीजिए, कोई तैयार नहीं होता। हम लोग देखिए भारतीय संस्कृति की बात ही करते हैं। आप अगर देखें स्वामी जी की जन्म तिथि और पुण्य तिथि दोनों का उल्लेख है 61 या 62 वर्ष की उम्र ही क्या होती है। और उस पूरी यात्रा के दौरान वो कई बार बीमार पड़े, कोई सहयोग नहीं। योग की तरफ उनका बड़ा ध्यान था। अंततः लौट कर आए बनारस और धीरे धीरे योग मार्ग की तरफ ले जाने वाला कोई है नहीं। और इसी दौरान स्वामी जी को किसानों के उस दुख और दर्द की जानकारी मिली। वो किसान जो गरीब थे, एक तरह से कहें कि शोषित थे, अपने ही किसान भाइयों द्वारा, ऐसे किसानों द्वारा जो जमींदार थे, जिनके पास अधिक जमीनें थी, प्रताड़ित किए जा रहे। इसलिए स्वामी जी के महत्व पर अगर हम विचार करते हैं तो सबसे पहली बात यह ध्यान रखनी चाहिए कि स्वामी जी हमेशा जो पीड़ित थे, शोषित थे, उनके साथ खड़े। और इसमें इस तरह से साथ खड़े थे कि मैं 1-2 प्रसंग का उल्लेख करूंगा। आप लोग जानते होंगे हथुआ नरेश, कांग्रेस ने उन्हें उम्मीदवार बनाया था। नहीं, वो उम्मीदवार बने थे कांग्रेस की काउंसिल के। कांग्रेस उनका विरोध कर रही थी और उस समय स्वामी जी भी थे। और ये संयोग की बात है कि उनके विपक्ष में जो उम्मीदवार खड़े थे वो एक ऐसे समुदाय से आते थे जिन्हें धोबी कहा जाता है। जानकर आपको ताज्जुब होगा, स्वामी जी ने उस नरेश जो थे वो भूमिहार ब्राह्मण, इसलिए स्वामी जी के कार्यों को जानने के लिए जरा विस्तार से उसको देखना पड़ेगा। सर गणेश दत्त बिहार के बहुत ही प्रभावशाली भूमिहार थे। स्वामी जी से उनकी कभी नहीं बनी। उनकी तुलना में स्वामी जी ने गरीब किसानों का साथ दिया। तो जो मैं कह रहा था कि वो जो वैयक्तिक मोक्ष था वो धीरे धीरे स्वामी जी को लगा कि नहीं, जीवन यह नहीं है। तो वैयक्तिक मोक्ष सामूहिक मुक्ति में लगा कि जब तक जीवन सार्थक नहीं होगा तब तक, जब तक कि इन किसानों की मुक्ति नहीं होगी। इसलिए स्वामी जी के जीवन की एक ही कसौटी थी, वो किस पर विश्वास करते थे। स्वामी जी ने कभी भी कांग्रेस पर, गांधी के अनुयायियों पर विश्वास नहीं किया।
जेल में उनके व्यवहार को जो देखा था, और उसमें 2-3 बड़े नाम मैं बता सकता हूँ, संपूर्णानंद जैसे, जो कि बाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, और वो स्वामी जी ने देखा कि ये कहने के लिए गांधीवादी है लेकिन इनका आचरण जो है वो गांधीवादी नहीं है। यहाँ तक कि गांधी जी से भी उनकी जो बहस हुई थी, राजनीतिक बहस, यह अवसर उसका नहीं है विस्तार से जाने का, और उससे भी वो शुद्ध थे। लेकिन वो स्वामी जी विश्वास किस पर करते थे? किसानों पर, उन किसानों पर जो कि कमजोर थे। तो स्वामी जी को अगर समझना है और स्वामी जी से आज के समय में सीखना है, यही है कि स्वामी जी जो सत्तासीन थे और जो सत्ताहीन थे, स्वामी जी हमेशा सत्ताहीनों के साथ थे। ये पहली बात। दूसरी बात जो है कि स्वामी जी ने हमेशा जीवन में कर्म को महत्व दिया। उनका जीवन कर्ममय जीवन था, लेकिन करता है तो स्वामी जी ने इसे बर्दाश्त नहीं किया, और यही वजह है कि उस समय एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय को जो दीन दिखाने की कोशिश की गई, उसके विरुद्ध स्वामी जी ने जो मोर्चा संभाला, खुला, और प्रगति वंश इस तरह की लिखी, और पूरे देश में और पूरे राज्य में जो जिसकी वजह से हम लोग उन्हें अपना भगवान मानते हैं। तो स्वामी जी की, लेकिन एक यहाँ आप लोग बैठे हैं, छोटी सी बात की तरफ ध्यान दिलाना चाहूँगा कि देश के सबसे बड़े किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले स्वामी जी के नाम पर आप पता लगाएं कि क्या किसी सरकार ने, तो चाहे बिहार की सरकार हो या कि अन्य सरकारें हों, यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल की भी जो एक सरकार थी, जो कि स्वामी जी की तस्वीरें उसके पार्टी ऑफिसों में, दफ्तरों में दिखती थी, क्या स्वामी कोई योजना किसान की कहीं देश में कोई स्वामी जी के नाम पर क्या चलाई जा रही है? एक मेरा यह अनुरोध है आप लोग जगह जगह से आए। दूसरा, क्योंकि भारत के सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन किसान आंदोलन के तो सबसे प्रमुख, उनसे बड़ी आवाज भारत में उभरी नहीं। दूसरी बात कि स्वामी जी को जो रिड्यूस किया गया है कि यानी कि केवल एक खास ब्राह्मण समुदाय, बिहार ब्राह्मण समुदाय के अगुवा के तौर पर हम उन्हें वहां देखते हैं, और हमारा देखना फर्ज है, कर्तव्य है, लेकिन स्वामी जी का कद इससे बहुत बड़ा था। और उन किसानों की उस चौहद्दी में अन्य समुदाय भी आते हैं, और इसके लिए उन्होंने कांग्रेस से, और कांग्रेस के जितने बड़े थे उन सबसे संघर्ष का रास्ता चुना। एक व्यक्ति जिसने अपने निजी जीवन में भौतिक सुख तरजीह नहीं दी, जिसने सामाजिक जीवन को, बाद में किसानों के जीवन को महत्व दिया। स्वामी जी की पूरी जीवन यात्रा को देखें तो आखिरी बात जो मैं कहूँगा, जो है बड़ी सीधी सरल रेखा है, ऐसा नहीं है। देखिए, जो सन्यासी अवसर मिले, सचमुच स्वामी जी का कद कितना बड़ा है, अंततः हम उसका एक रेखांकन तो कर ही सकते हैं, उसमें प्राणवायु तो कर ही सकते हैं। अंतिम बात, लोक की एक कहावत है कि जो साधु होते हैं वे, उन्हें दूसरों का गुण और अपना अवगुण दिखता है। जो दूसरों के गुण को देखे और अपने अवगुण को, वे साधु होते हैं। और जो असाधु होते हैं वे दूसरों के अवगुण को और अपने गुण को बखानते हैं। स्वामी जी सचमुच साधु।